नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। मंगलवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। दिन भर की कमजोरी के बाद सेंसेक्स 519 अंक टूटकर 83,459 पर और निफ्टी 166 अंक गिरकर 25,597 पर बंद हुआ। बैंकिंग, आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर में भारी सेलिंग रही, जबकि सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ही हरे निशान में टिक पाया। बाजार पर सबसे बड़ा दबाव विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बना रहा। 29 अक्टूबर से अब तक एफआईआईज ने करीब 14,269 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में वैल्यूएशन ऊंचे हैं और मुनाफे की ग्रोथ सीमित है, इसलिए विदेशी निवेशक अब सस्ते और तेजी से बढ़ते बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से भी कमजोरी के संकेत मिले। एशियाई बाजार जैसे साउथ कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्के और चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट सभी लाल निशान में रहे। डाउ फ्यूचर्स करीब 300 अंक टूट गया। अमेरिकी फ्यूचर्स की करीब 1% तक टूटे, जिससे वॉल स्ट्रीट में कमजोर शुरुआत की आशंका बनी। एआई से जुड़ी कंपनियों में तेज बिकवाली ने बाजार का मूड बिगाड़ा। इन ग्लोबल संकेतों ने भारतीय बाजार की धारणा पर नकारात्मक असर डाला। पिछले कुछ हफ्तों में टैक्स काट और अर्निंग्स आउटलुक में सुधार की उम्मीदों पर बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन अब निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग फेज है, क्योंकि घरेलू इकोनॉमी की बुनियाद अब भी मजबूत है। दूसरी तिमाही के नतीजों से भी निवेशकों को खास राहत नहीं मिली। बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट स्थिर रहे, लेकिन आईटी कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन ने सेंटिमेंट खराब किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त वर्ष 2026 में अर्निंग्स ग्रोथ सुस्त रहेगी, लेकिन 2027 में लगभग 15% सुधार देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर पर अमेरिकी डेटा की कमजोरी का असर साफ दिखा। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर करीब 1% तक टूटे। दरअसल फेड अधिकारियों के मिले जुले बयानों से दिसंबर में रेट कट की उम्मीदें कम हो गई हैं, जिससे ग्लोबल टेक शेयरों में दबाव बढ़ा। मंगलवार को बाजार में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रही, क्योंकि साप्ताहिक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले ट्रेडर्स ने अपने पोजीशंस एडजस्ट किए। एनालिस्ट के मुताबिक जब तक निफ्टी 25,927 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मजबूत तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर ये 25,650 के नीचे फिसलता है तो अगला सपोर्ट 25,400 के आसपास रहेगा। टॉप लूजर्स में पावरग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प और अडानी एंटरप्राइजेस शामिल रहे। पावरग्रिड के Q2 नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिससे शेयर 3% गिरा। हीरो मोटोकॉर्प की अक्टूबर बिक्री अनुमान से कम रही। ब्लू जेट हेल्थकेयर के शेयर कमजोर नतीजों के बाद 10% लोअर सर्किट में फंस गए। वहीं ग्लैंड फार्मा, जेके पेपर और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के शेयर 2 से 3% गिरे। दूसरी तरफ टाइटन कंपनी और भारती एयरटेल के तिमाही नतीजे मजबूत रहे, जिससे दोनों शेयर करीब 2% चढ़े। इंडस टावर्स में भी 3% की तेजी आई, क्योंकि भारती एयरटेल ने इसमें 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। M&M और SBI के शेयरों ने भी इंट्राडे लो से रिकवरी दिखाई। हालांकि कुल मिलाकर बाजार की चौड़ाई कमजोर रही। गिरने वाले शेयर बढ़ने वालों से दोगुने रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में है। जब तक ग्लोबल संकेत और विदेशी निवेशकों का मूड नहीं सुधरता, तब तक इंडेक्स में बड़ी रैली की उम्मीद कम है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में दुनिया की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है। ब्रिक्स देश अब ग्लोबल ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश पिछड़ते जा रहे हैं। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2025 के अनुसार ब्रिक्स देश अगले 2 साल में 3.7% की रफ्तार से बढ़ेंगे, जबकि G7 देश सिर्फ 1.2% की ग्रोथ दिखा पाएंगे। यानी ब्रिक्स की ग्रोथ पश्चिमी देशों से करीब 3 गुना तेज रहने वाली है। भारत इस रफ्तार का लीडर बना हुआ है। IMF का कहना है कि भारत की GDP ग्रोथ 2025 में 6.6% और 2026 में 6.2% रहने की उम्मीद है। भारत की सर्विस इंडस्ट्री, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और निवेश बढ़ाने वाली नीतियां इसे ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना रही हैं। IMF की रिपोर्ट बताती है कि अब आर्थिक ताकत का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और खाड़ी देश अब ग्लोबल ग्रोथ की असली रीढ़ बन चुके हैं। ब्रिक्स देशों का योगदान अब ग्लोबल GDP के 36% से ज्यादा हो गया है और आने वाले सालों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा।
MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स का सेमी एनुअल रिव्यू 6 नवंबर को आने वाला है और इस बार कई बड़े फेरबदल की उम्मीद है। मार्केट अनुमान के मुताबिक फोर्टिस हेल्थकेयर, पेटीएम, GE वर्नोवा, TND और सीमेंस एनर्जी जैसे स्टॉक्स इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं, जिनसे कुल लगभग 1.5 अरब डॉलर का इन्फ्लो आने की संभावना है। वहीं टाटा LC के बाहर होने की चर्चा है, जिससे लगभग 1.7 अरब डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। आमतौर पर MSCI इंडेक्स में शामिल होने वाले शेयरों में विदेशी फंड्स की खरीदारी बढ़ जाती है, इसलिए फोर्टिस, पेटीएम और सीमेंस जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल सकती है, जबकि टाटा LC पर दबाव बना रह सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के Q2 नतीजे शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 3,841 करोड़ से बढ़कर 4,521 करोड़ रुपए हुआ, यानी 18% की वृद्धि। राजस्व भी 21% बढ़कर 33,422 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान से थोड़ा अधिक है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 14.5% तक बढ़ गया और ये बाजार की उम्मीद से बेहतर है। मजबूत SUV बिक्री, ग्रामीण बाजारों की रिकवरी और कृषि उपकरणों की डिमांड ने कंपनी के नतीजों को सपोर्ट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी धमाकेदार नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा 20,160 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल से 10% ज्यादा और मार्केट अनुमान से काफी ऊपर था। NII यानी लोन से हुई शुद्ध कमाई 42,985 करोड़ रुपए रही, जो उम्मीद से बेहतर है। SBI की एसेट क्वालिटी में सुधार जारी है। ग्रॉस NPA 1.83% से घटकर 1.73% और नेट NPA 0.47% से घटकर 0.42% हो गया। बड़ी प्रोविजनिंग के बावजूद बैंक का प्रॉफिट रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जिससे बैलेंस शीट की मजबूती झलकती है। एनालिस्ट्स का कहना है कि SBI अब सिर्फ सरकारी बैंक नहीं रहा, बल्कि ये लगातार ग्रोथ देने वाला मार्केट लीडर बन चुका है। रिटेल और डिजिटल बैंकिंग में मजबूती आने वाले सालों में इसे और ऊंचाई पर ले जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने तिमाही नतीजों के साथ 25,000 करोड़ रुपए तक का राइट्स इशू लाने की घोषणा की है, ताकि पूंजी जुटाई जा सके। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 84% बढ़कर 3,199 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, लेकिन रेवेन्यू 6% घटा है और EBITDA मार्जिन भी 19.7% से घटकर 16% रह गया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 25,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए एक बड़ा राइट्स इशू लाने का ऐलान किया है। नतीजों और राइट्स इशू की घोषणा के बाद शेयर में करीब 2% की गिरावट आई है। सुज़लॉन एनर्जी ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा टैक्स राइट बैक के चलते 6 गुना बढ़कर 1,279 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू 2,090 करोड़ से बढ़कर 3,900 करोड़ रुपए तक पहुंचा और EBITDA 2 गुना होकर 720 करोड़ रुपए हुआ। EBITDA मार्जिन भी 14% से बढ़कर करीब 19% हो गया, जो कंपनी के मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन को अलग करने की रणनीति अपना रही है, जिससे आने वाले वर्षों में क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। फार्मा कंपनी ब्लूजेट हेल्थकेयर के नतीजे कमजोर रहे। सितंबर तिमाही में इसका मुनाफा 10.8% घटकर 52 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू में 20.6% की गिरावट आई। EBITDA और मार्जिन में भी मामूली गिरावट रही, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी। नतीजों के बाद शेयर करीब 10% टूट गया। कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया और फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती है और आगे इसकी ग्रोथ यूरोप और अमेरिका की मांग पर निर्भर करेगी। इंडिगो के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। कंपनी को 2582 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ, जबकि बाजार को लगभग आधे घाटे की उम्मीद थी। हालांकि कंपनी की रेवेन्यू साल दर साल 9% बढ़कर 18,555 करोड़ रुपए पर पहुंची, जो उसके मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन को दिखाता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA भी बढ़कर 3,472 करोड़ रुपए हुआ है और मार्जिन 18.7% तक पहुंच गया है। लेकिन फॉरेक्स लॉस यानी डॉलर रुपए में उतार चढ़ाव के कारण 2,892 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसने मुनाफे पर बड़ा असर डाला। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने सितंबर तिमाही में दमदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 27% बढ़कर 3,109 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू करीब 30% उछलकर 9,167 करोड़ रुपए रहा। अडानी पोर्ट वॉल्यूम में तेजी और लॉजिस्टिक्स बिजनेस के विस्तार से नतीजों को मजबूती मिली। हालांकि बढ़ते खर्च और निवेश की वजह से मार्जिन पर हल्का दबाव रहा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को फिच रेटिंग से राहत मिली है। रेटिंग एजेंसी ने कंपनी का आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है और उसकी रेटिंग BBB पर बरकरार रखी है। फिच का कहना है कि कंपनी का स्थिर कैश फ्लो, मजबूत बिजनेस मॉडल और वित्तीय स्थिति बेहतर दिशा में जा रही है। इस कदम से कंपनी की फंडिंग कॉस्ट पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। ग्रोव का IPO आज यानी 4 नवंबर को खुल चुका है और 7 नवंबर तक खुला रहेगा। कंपनी इस इशू से 6,632 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसका प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन 15,000 रुपए का है।
आईपीओ से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। मार्केट में ग्रोव के आईपीओ को लेकर उत्साह साफ दिख रहा है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम करीब 16.5 चल रहा है, यानी लिस्टिंग पर शेयर 116 रुपए के आसपास खुल सकता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि ग्रोव की तेजी से बढ़ती यूजर बेस और प्रॉफिटेबल मॉडल इसे फिनटेक सेक्टर की अगली बड़ी कहानी बना सकते हैं। आर्यहंत कैपिटल ने इसे सब्सक्राइब फॉर लिस्टिंग गेन्स और आनंद राठी ने सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने सितंबर तिमाही में शेयर बाजार में मजबूत खरीदारी की है। एलआईसी ने इस दौरान करीब 21,700 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 13 नए स्टॉक्स में एंट्री की। कंपनी ने एसबीआई, सन फार्मा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बढ़ाई। एसबीआई में एलआईसी ने 6.42 करोड़ अतिरिक्त शेयर 5,599 करोड़ रुपए में खरीदे। एलआईसी ने इस तिमाही में बीएसई लिमिटेड में भी बड़ी एंट्री की है, जहां उसने 4,637 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इसके अलावा येस बैंक, एबीबी इंडिया, वरुण बेवरेजेस और श्रीराम फाइनेंस में भी तगड़ा निवेश किया है। इन कदमों से साफ है कि एलआईसी ने मार्केट में गिरावट के दौर को खरीदारी का मौका माना है। हालांकि एलआईसी ने कुछ दिग्गज कंपनियों में हिस्सेदारी घटाई भी है। एचडीएफसी बैंक में 3,130 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक में 2,338 करोड़ की हिस्सेदारी कम की गई। लार्सन एंड टब्रो, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी निवेश घटाया गया। दूसरी तरफ कुछ कंपनियों की शेयर होल्डिंग लिस्ट से एलआईसी का नाम पूरी तरह गायब हो गया है। इसमें एनएमडीसी, कोफॉर्ज और आइचर मोटर्स शामिल हैं। बर्जर पेंट्स के सितंबर तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 23.6% गिरकर 270 करोड़ से 206 करोड़ पर आ गया। एबिटा ने भी 19% की गिरावट हुई और मार्जिन 15.6% से घटकर 12.4% रह गया। आय में हल्की 2% की बढ़त के बावजूद खर्चों में करीब 6% की वृद्धि देखने को मिली, जिससे प्रॉफिट पर असर पड़ा। मंगलवार को बर्जर पेंट्स का शेयर 0.3% गिरकर 538 रुपए पर बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया के लिए सोमवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट में 8,500 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद को लेकर चल रहे केस को आयकर विभाग ने खुद वापस ले लिया है। ये मामला पुराने ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद से जुड़ा था, जो कंपनी पर कई सालों से कानूनी दबाव बना रहा था। दुनिया की दो बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल शेयर मार्केट में 10 से 20% की गिरावट आ सकती है। वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया के लगभग सभी मार्केट लगातार चढ़ते जा रहे हैं और अब उन्हें थोड़ा ठहराव चाहिए। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सॉलोमन का कहना है कि अगले 12 से 24 महीनों में मार्केट 10 से 20% तक नीचे आ सकता है, लेकिन ये गिरावट किसी क्रैश का संकेत नहीं बल्कि बुल रन के बीच का ब्रेक है। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक ने भी कहा कि अगर बाजार में 10 से 15% की गिरावट आती है तो इसे हेल्दी माना जाना चाहिए, क्योंकि हर तेजी के बाद थोड़ा ठंडा होना जरूरी होता है। इससे मार्केट दोबारा मजबूत होकर ऊपर जा सकता है। इंडियन होटल्स कंपनी के तिमाही नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी का मुनाफा साल दर साल 49% गिरकर 555 करोड़ से 285 करोड़ रह गया, जबकि रेवेन्यू 12% बढ़कर 2040 करोड़ तक पहुंचा। एबिटा में 14% की बढ़त और मार्जिन में हल्की सुधार दिखी, लेकिन स्टॉक करीब आधा फीसदी गिरकर 744 रुपए पर बंद हुआ। मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया ने एल&टी और पेटीएम जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली की सलाह दी है, जबकि बैंकिंग और केमिकल सेक्टर में खरीदारी की राय रखी है। उनका कहना है कि कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड दिख सकता है, जबकि एल&टी 2800 तक और पेटीएम और नीचे जा सकता है। आईजी पेट्रोकेमिकल्स को उन्होंने डार्क हॉर्स बताया है और कहा है कि इसमें 50% तक रिटर्न की संभावना है। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और रिटर्नल में सावधानी की सलाह दी है। केपीआर मिल के नतीजे स्थिर रहे। कंपनी का मुनाफा 6.3% बढ़कर 218 करोड़ और रेवेन्यू 10% बढ़कर 1,632 करोड़ रहा। हालांकि बिटा थोड़ा घटकर 314 करोड़ और मार्जिन 20% से घटकर 19.3% पर आ गया। नतीजों से पहले शेयर 1,051 रुपए पर बंद हुआ, जो 2.4% नीचे था। एनएसई ने पहली बार एफएनओ सेगमेंट में प्री ओपन सेशन शुरू करने का फैसला किया है, जो 8 दिसंबर 2025 से लागू होगा। अब ट्रेडर सुबह 9 से 9:15 के बीच ऑर्डर डाल सकेंगे, जिससे मार्केट खुलने से पहले ही ओपनिंग प्राइस तय हो जाएगी। नए सिस्टम के तहत 9 से 9:08 तक निवेशक ऑर्डर डाल या बदल सकते हैं। 9:08 से 9:12 तक सिस्टम प्राइस मिलान करेगा और 9:15 तक बफर टाइम रहेगा। यानी अब 9:15 पर जब मार्केट खुलेगा तो ओपनिंग प्राइस पहले से तय और स्थिर रहेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मार्केट ओपन होते ही जो तेज झटके आते थे वो कम होंगे। साथ ही प्राइस डिस्कवरी यानी शुरुआती कीमत तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर आधारित होगी।
जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने Q2 में 71% की शानदार बढ़त दिखाते हुए 42.28 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। रेवेन्यू भी 26% बढ़कर 512 करोड़ हो गया, जबकि मार्जिन में सुधार से कंपनी का EBITDA 53% उछला। कंपनी ने वडोदरा में अपनी परफॉर्मेंस पॉलीमर्स कैपेसिटी 30,000 MTPA बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश मंजूर किया है। इसके साथ ही बोर्ड ने एग्री बिजनेस को अलग करने यानी डिमर्जर की मंजूरी भी दे दी है, जिससे दोनों सेगमेंट अपने अपने क्षेत्र में तेजी से ग्रोथ कर सके। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी को Q2 में 3 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 0.6 करोड़ रुपए का मुनाफा था। रेवेन्यू 8.5% बढ़कर 156 करोड़ हुआ, लेकिन मार्जिन 15.3% से घटकर 13.1% पर आ गया। नतीजों के बाद स्टॉक करीब 5% गिरकर 49 रुपए पर बंद हुआ। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक के शेयरों में आज करीब 14% की जबरदस्त तेजी देखी गई, जब कंपनी ने इजराइल के एक टेक्नोलॉजी फर्म के साथ 150 मिलियन यानी करीब 1250 करोड़ रुपए का बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया। इस करार के तहत दोनों कंपनियां मिलकर एडवांस्ड एज AI चिप्स तैयार करेंगी, जो आने वाले समय में AIoT और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे। ये समझौता ब्लू क्लाउड की 5 साल की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और रेवेन्यू शेयरिंग शामिल है। महाराष्ट्र सीमलेस के सितंबर तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 220 करोड़ रुपए से घटकर 125 करोड़ रुपए रह गया, यानी करीब 43% की गिरावट। वहीं कंपनी की कुल आय 1291 करोड़ से घटकर 1158 करोड़ रुपए रही, जिसमें करीब 10% की कमी आई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के नतीजे इस तिमाही में काफी मजबूत रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 56% बढ़कर 153 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि आय में 45% की उछाल आई और ये बढ़कर 1677 करोड़ रुपए पहुंच गई। कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 11 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की गई है और निवेशकों को 5.75 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। हालांकि नतीजों के बाद स्टॉक में हल्की गिरावट आई और ये 2556 रुपए पर बंद हुआ। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के नतीजे इस तिमाही में स्थिर और पॉजिटिव रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13% बढ़कर 53 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि रेवेन्यू में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये बढ़कर 429 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का EBITDA 20% बढ़कर 108 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन हल्का सा घटकर 25.3% पर आ गया। कंपनी के टेस्ट और पेशेंट वॉल्यूम में क्रमशः 11% और 12% की बढ़ोतरी हुई है, जो मजबूत डिमांड को दिखा